हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडु एडिक्ट्स। एक बार फिर से आप सभी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आर्टिकल 370 को देख रहे होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को वो इनवैलिड डिक्लेयर कर देती? और क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाए हुए 4 साल हो गए हैं, तो आपको इस वीडियो में आर्टिकल 370 के हटने की ब्रीफिंग भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली सीट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हम उसे भी देखेंगे। तो अगर आपको इन सब टॉपिक्स पे एक इनसाइट चाहिए तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था और वो फैसला था आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने का, मतलब उसे निरस्त करने का। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था और 17 अक्टूबर 1949 को ये आर्टिकल ऐड किया गया था। इसी के साथ आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब उसके विधानसभा को, ये पावर देता था कि वो राज्य के परमानेंट रेसिडेंट्स को डिफाइन करे, उन्हें स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज दे, और इसी वजह से नॉन रेसिडेंट्स को वहाँ ज़मीन खरीदना अलाउड नहीं था। बेसिकली आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देता था। उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी और ना सिर्फ इतना, उनका एक अलग फ्लैग भी था। तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A के रिपील के बाद जम्मू कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में 23 पिटीशंस फाइल हुए इस एब्रोगेशन के खिलाफ। उनका ये कहना था कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का हक जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली को था और इस एब्रोगेशन के समय वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पावर में तो थी ही नहीं, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, जिसकी वजह से सारी पावर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ट्रांसफ़र हो गई थी। बेसिकली सारी पावर सेंटर के पास चली गई थी। तो इस एब्रोगेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। आर्टिकल 370 को हटाने से भारत सरकार के पास पाकिस्तान और चाइना के भी बहुत कड़े रिएक्शंस आए। पाकिस्तान ने तो इस बात की वजह से आज तक ट्रेड ब्लॉक कर रखा है। तो 11 दिसंबर 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने इन सभी रिएक्शंस को एक आंसर दिया है। तो समझते हैं इस वर्डिक्ट को। देखिए, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन पिटिशंस को सुन रही थी, जिसमें से एक DY चंद्रचूड़ साहब भी थे। तो चलिए इनके की पॉइंट्स को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस मूव को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है, क्योंकि उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स के साथ इसे हटाया गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है। देखिए, 2019 में रामनाथ कोविंद साहब हमारे राष्ट्रपति थे, तो उस समय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया था। उसके बाद आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने की बात और 2 यूनियन टेरिटरीज के फॉर्मेशन की बात को राज्यसभा और लोकसभा से पास करवाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी में बांटा गया था, जिसमें लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली बना और जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि तब से लेकर आज तक वहाँ चुनाव नहीं कराए गए थे। तो इसीलिए इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जस्टिस संजय कौल ने ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन के बनाने की भी बात कही है। देखिए, आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के समय ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस की काफ़ी न्यूज़ आ रही थी। फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन्स किए जा रहे थे, जो कि बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है। तो इस कमीशन का काम इन एलिगेशंस को माइन्यूटली देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अश्योर किया है कि समाज के हर सेक्शन की बात सुनी जाए, उन्हें लेफ्ट आउट फील ना हो, और उसमें इस कमीशन का बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए, हमारे देश में जुडिशरी के पास बहुत पावर है ताकि वो फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को अपहोल्ड कर सके।
कई बार जुडिशरी पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन को नेशनल इंटरेस्ट के लिए रिवर्स कर चुकी है, तो इसीलिए उनकी तरफ से इसकी वैलिडिटी को अप्रूव करना एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस वर्डिक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की काफ़ी कवरेज मिल रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स में हुए बदलाव की। देखिए, जब जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, उस समय उसके लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को तय करना जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। लेकिन आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद मार्च 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक डीलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर के लिए अपॉइंट किया। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन का काम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को सेट करना, मतलब असेंबली में कितनी सीट्स होंगे, अभी की पॉपुलेशन क्या है, इन सब के बेसिस पर डीलिमिटेशन कमीशन बैठकर डिसाइड करती है कि प्रेजेंट सीट्स एनफ हैं या फिर उनमें चेंजेस किए जाने चाहिए। कमिंग टू आवर पॉइंट, तो इस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा में सीट्स की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी और अभी हाल में ही लोकसभा में 2 बिल्स पास करवाए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें जम्मू के सीट्स को 37 से बढ़ाकर 43 कर दिया गया है और कश्मीर के सीट्स को बढ़ाकर 46 से 47 कर दिया गया है। साथ ही साथ 24 सीट्स को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जब रिजर्वेशंस की बात करेंगे तो 9 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, 2 सीट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, मतलब कश्मीरी पंडित्स के लिए रिजर्व किया गया है, जिन्होंने 1990 में कश्मीर घाटी में इमेंस क्रूएलिटी को फेस किया था और इसी वजह से उनका एक्सोडस भी हुआ था। तो शायद ये रिजर्वेशन उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे पाएगी, उन्हें वापस अपनी जगह दिलवा पाएगी। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड सारे करंट इवेंट्स की एक ओवरव्यू दे दूं। होप आपको ये एफर्ट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।